खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की पारंपरिक प्रक्रिया आज से पंच पूजाओं के साथ शुरू हो गई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ में 6 माह तक मनुष्य और 6 माह तक देवता स्वयं भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि पंच पूजाएं आरंभ होते ही देवताओं का धाम में आगमन शुरू हो जाता है और कपाट बंद होने के बाद पूजा का संपूर्ण दायित्व देवताओं को सौंप दिया जाता है। कपाट बंद होने से 5 दिन पूर्व शुरू की जाने वाली ये पंच पूजाएं अत्यंत महत्व रखती है। गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर अंतिम दिन रावल द्वारा सभी मंदिरों में पूजा के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वहीं उत्तराखंड में भालू के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित कार्रवाई की है और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री व वन विभाग के मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देशों के बाद प्रमुख सचिव वन सुधांशु ने पीसीएफ डॉक्टर समीर सिन्हा, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक आर के मिश्र और प्रभावित क्षेत्रों के डीएफओ के साथ विस्तृत बैठक की है। बैठक में उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि वन्य जीवों की आवाजाही की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 का व्यापक प्रचार किया जाए। किसी भी घटना पर डीएफओ के स्थल निरीक्षण, पीड़ितों को अनुग्रह राशि और संघर्ष न्यूनीकरण रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने नव नियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से आग्रह किया है कि धर्मपुर क्षेत्र के जिस बूथ पर उनका नाम दर्ज है उन्हें वहीं का बूथ अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि वे संगठन के लिए सक्रिय योगदान दे सके। उन्होंने अपने पैतृक गांव मोहनरी से अपने भाई जगदीश रावत को भी बूथ अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही। इस पर भारतीय जनता पार्टी चुटकी ले रही है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ये कहा कि इसे सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं को संदेश जाता है कि बड़े नेता भी बूथ स्तर पर काम कर सकते हैं। देखिए, इस बात को इस रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बात कही कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चार्ज हो सके कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं। वहीं धर्मपुर से भारतीय जनता पार्टी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस नेता हरीश रावत को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। चमोली ने यह कहा कि हरीश रावत का पसंदीदा इलाका वही होता है जहां मुस्लिम आबादी अधिक रहती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यहां तक ये भी कह दिया कि लोग उन्हें मुल्ला हरीश रावत भी कहते हैं। चमोली ने आगे कहा कि देहरादून की आजाद कॉलोनी में मुस्लिम जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए यदि हरीश रावत भाजपा में शामिल हो तो वह उन्हें वहीं का बूथ अध्यक्ष बना सकते हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। देखो, उनका पसंदीदा क्षेत्र वो है जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको मुल्ला हरीश रावत भी कहा गया, पहले भी आपने देखा है। और मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, तो जो उनका पसंदीदा क्षेत्र है आज़ाद कॉलोनी, जहाँ पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर कुछ बूथ है मेरे पास। बूथ के हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम से काफ़ी दिक्कत होती है हमको तय करने में। तो हरीश रावत जी के लिए सबसे मुफीद जगह वो रहेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही मुसलमानों में काम करने का है। तो मैं चाहूँगा कि वो आए और मैं उनको कोई मुस्लिम बूथ थमा देता हूँ जहाँ पर वो थोड़ा काम करेंगे तो भाजपा का काम। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में भव्य गायन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 26 नवंबर को होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस बीच भाजपा प्रवक्ता हरि पाठक ने यह बताया कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में विशेष वंदे मातरम गायन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20 लाख से अधिक छात्र एक साथ राष्ट्रगीत का गायन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। यह आयोजन राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय गीत को जब 150 साल पूरे हो चुके हैं, उसमें इस तरीके के जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक अद्भुत पहल करी जा रही है, जिसमें संविधान दिवस पर 20 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं मौजूद रहेंगे। एक साथ सामूहिक गान होगा वंदे मातरम का, जिसमें पद्म भूषण से सम्मानित हमारे गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे और भी गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में सबसे मुख्य बात यह है कि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय
और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी शिरकत करेंगे। ये अपने आप में जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष का गौरव पल क्षण रहेगा, जिसमें एक साथ सभी छात्र छात्राएं और गणमान्य लोग वंदे मातरम का सामूहिक गान एक साथ मिलकर गाएंगे। दिल्ली में हाल ही में हुई बम घटना के बाद देहरादून आरटीओ विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। इस बीच विभाग ने अब बाहरी राज्यों से यहां काम करने आ रहे लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में दस्तावेजों का विस्तृत वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि ऐसे लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा और साथ ही जिस कंपनी में वे कार्यरत है उसका सत्यापित प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। और इस बीच विभाग का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसमें हम एक पॉलिसी लेवल पे एक रूल बन रहा है हमारे मोटर व्हीकल जो उत्तराखंड का रूल्स है, जिसमें हम ये प्रस्तावित कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ रोड साइड मैकेनिक्स हैं वो अभी अनऑर्गेनाइज्ड हैं और कोई भी थोड़ा बहुत सीख के गाड़ी को ठीक कर दे रहे। गाड़ी एक टेक्निकल, एक मोटर व्हीकल ऐसी चीज है कि मैकेनिकली कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो रोड पे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो कोई ऐसा डिप्लोमा होल्डर या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके इक्विवेलेंट उसने कोर्स किया हुआ हो, तो हम प्रपोज कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ही उसमें गाड़ी को ठीक करने के लिए ऑथराइज हो। साथ में उसके पास जितना स्पेस हो उतनी ही गाड़ियों को वो अपने यहाँ एक्सेप्ट करे। सपोज 5 गाड़ियों का है तो 5 से ज्यादा गाड़ी ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो गाड़ियां फिर रोड पे पार्क होती हैं, वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बन जाती हैं। और तीसरा, जो भी उनके मैकेनिक या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो साथ में असिस्टेंस रहेगा जो टेस्ट ड्राइव करता है, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई टेस्ट ड्राइव करते हैं जब गाड़ी को ठीक करने के बाद तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है और 2-3 ऐसे एक्सीडेंट हुए भी हैं। तो इसके लिए डिपार्टमेंट काम कर रहा है और आने वाले कुछ समय में इसमें हम एक रूल बनाएंगे जिससे जितने भी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे मैकेनिक्स या रोड साइड वर्कशॉप चल रही हैं, इसको हम थोड़ा एक लीगली स्वरूप देके, जिससे हम अगर कोई गलती करता है उस पर कार्रवाई भी कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसी भी शिकायत आती है कि सब स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज हो गए, जैसे कोई हीरो की मोटरसाइकिल है या मारुति की गाड़ी है, अब कोई एक होता है सर्विस सेंटर, वहां पर सारा ऑथराइज्ड आपके पार्ट्स लगते हैं और इसमें अनऑथराइज्ड पार्ट लगते हैं। वो भी एक हमारा सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है कभी। तो इन चीजों को रोकने के लिए डिपार्टमेंट मसूरी विकास प्राधिकरण ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में फैल रही अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एनडीडीए टीमों ने विकासनगर के केनाल रोड और सेलाकुई के डंडापुर हसनपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर वैध सीमांकन और निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया तथा संबंधित क्षेत्रों को सील कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों का उल्लंघन कर रहे डेवलपमेंट भविष्य में गंभीर संकट खड़ा कर सकते हैं। एमडीडीए उपाध्यक्ष बच्चीधर तिवारी ने यह भी चेतावनी दी है कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं हरिद्वार में वेस्टर्न कमांड की ओर से चल रहा रैम प्रहार सैन्य प्रशिक्षण चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सैन्य की विशेष यूनिटें अलग अलग मोर्चों पर आधुनिक युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों की हलचल साफ दिखाई दे रही है। अभ्यास का जायजा लेने पहुंचे सैन्य कमांडरों ने पत्रकारों को बताया कि ये ट्रेनिंग जमीन, हवा और विभिन्न युद्ध मोर्चों पर तत्परता को और साथ ही साथ मजबूत करने के लिए की जा रही है। अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर द्वारा लाइव टारगेट हिटिंग और क्विक रिस्पांस ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया है। रैम प्रहार ने सेना की क्षमताओं का दमदार प्रदर्शन भी किया है। वहीं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर स्थित आईआईएम के 2021 से 23 के बीच लगभग 8 करोड़ रुपए के ऑडिट न होने के मामले में सुनवाई की है। जनहित याचिका दायर करने वाले सुखविंदर सिंह ने यह कहा कि बजट के ऑडिट का प्रावधान होने के बावजूद भी ये नहीं कराया गया, जिससे अनियमितता की आशंका है। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सचिव उच्च शिक्षा को 4 सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को प्रत्यावेदन मानते हुए आरोपों के निस्तारण का भी आदेश दिया है। आईएम काशीपुर में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का एक एलिगेशन लगाते हुए पिटिशनर ऑनरेबल कोर्ट के सामने आए हैं। 2021 से 23 के बीच में
लगभग 8 करोड़ से रुपए से ऊपर का एक ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं कई हेड में। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को 4 हफ्ते में एक इंक्वायरी करके एक फाइनल रिजल्ट करने के लिए बोला है। तो आफ्टर 4 इसमें 4 हफ्ते में इंक्वायरी पूरी होगी। याचिकाकर्ता एक सुखविंदर सिंह नाम के एक लोकल रेजिडेंट हैं IIM ये काशीपुर के। तो उनका यही कहना है कि ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है और जो स्टैचूट है IIM के उसमें इंक्वायरी का और रिव्यू का प्रोसीजर है वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पूरा नहीं किया। तो ये शिकायत करते हुए वो कोर्ट के सामने आए थे। तो कोर्ट ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को इसमें डायरेक्शन दिया है कि पिटीशन को एक रिप्रेजेंटेशन की तरह ट्रीट किया जाए और 4 हफ्ते में एक जो ड्यू इंक्वायरी है वो करके उसमें रिजल्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के भारतीय जनता पार्टी नेता मदन जोशी और अन्य के खिलाफ दंगा भड़काने की कथित साजिश से जुड़े मामले में गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान SSP नैनीताल और SHO रामनगर को 24 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और पूरी प्रगति रिपोर्ट जमा कराने के आदेश दिए थे। इस बीच पीड़ित पक्ष ने यह बताया कि मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है, जबकि उसकी अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त हो चुकी है। नूरजहां की याचिका में आरोप लगाया गया कि मदन जोशी लगातार भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीतिक दबाव में आए बिना सख्त कार्रवाई की जाए। आज मामले की दोबारा सुनवाई थी, जो कि रामनगर गौमांस वाला मामला है। इस पर कल भी सुनवाई हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी की याचिका खारिज कर दी थी कोर्ट ने, जो कि अरेस्ट स्टे के लिए हाईकोर्ट में आया था। और आज दोबारा सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक डिटेल सुनवाई करी और जो SSP है नैनीताल और SHO कंसर्न जो है उनको मंडे को पेश होने को कहा है और उन्हें जवाब देना है कि क्यों जो मुख्य आरोपी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के वाहन मालिकों को राहत देते हुए वाहन फिटनेस फीस में 1 वर्ष तक कोई वृद्धि न होने का फैसला लिया है। यह कदम जनता के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है और परिवहन क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने इस निर्णय का स्वागत किया है और ये कहा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के वाहन स्वामियों, जो मुख्यतः मध्यम वर्ग से हैं, को बड़ी राहत मिलेगी। ये निर्णय प्रदेश के परिवहन क्षेत्र और आम जनता दोनों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि आपने जो हमारे उत्तराखंड में जितने वाहन हैं 15 साल पुराने, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसी नई लागू की है, जिसमें 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिटनेस फीस में वृद्धि की गई है, आपने इससे हम उनको छूट दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम गरीब लोग हैं जो 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं और उन लोगों की आपसे बड़ी आशा थी कि आप इस प्रकार का निर्णय लेंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो मेरी बराबर आपसे मांग चलती आ रही कि यहाँ पे उत्तराखंड में फिटनेस जो गाड़ियाँ जब तक ATS सेंटर पूरे लागू न हो तब तक RTO कार्यालय में हो, तो तब तक के लिए आप ये भी करवा दें। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एक आपका आभारी रहूँगा। वहीं हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा टला है। इस बीच आपको बता दें कि जब गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रॉली के पलटते ही ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सौभाग्य से उस समय पास से कोई बाइक या छोटा वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। नेशनल हाईवे पर इन दिनों सैकड़ों क्विंटल गन्ना लादे ट्रैक्टर ट्रॉली लगातार दौड़ रहे हैं, जो लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। सवाल यह है कि ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और ऐसे खतरनाक वाहनों की जवाबदेही कौन लेगा। वहीं उत्तरकाशी में सांस्कृतिक धरोहर मंगसीर भगवाल का हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ है। इस बीच कार्यक्रम का पहला दिन बाल कलाकारों को समर्पित रहा और बाल क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने उद्घाटन किया, जबकि CEO जनक पवार और CMO डॉक्टर BS रावत और CDO जय भारत ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। सांस्कृतिक संध्या लोक कलाकार सुंदर प्रेमी के गीतों से सजी। मंगसीर भगवाल, जिसे बूढ़ी दिवाली
दिवाली भी कहा जाता है। गढ़वाल के सोनीपत माधो सिंह भंडारी की विजय और सुरक्षित वापसी की खुशी में मनाया जाता है। यह उत्सव 5 दिन तक चलता है और लोक नृत्य, भेला, तांदी, रांसो जैसे कार्यक्रमों से सुसज्जित होता है। हमारी लोक परंपरा जो विजय उत्सव का प्रतीक है मंगसीर बगवाल, आज से इसका शुभारंभ हो चुका है। 21, 22, 23 नवंबर को ये रामलीला मैदान में बगवाल मनाई जाएगी। आज बाल बगवाल थी और कल बेटी बगवाल और परसों मुख्य बगवाल मनाई जाएगी। ये जो हमारी जो मंगसीर बगवाल है ये वीरभड़ माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला की जीत की खुशी में हम लोग यह बगवाल मनाते हैं। जबकि महिपत शाह के शासनकाल में तिब्बती लुटेरों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, फिर हमारे राजा ने हमारे वीरभड़ माधो सिंह को और लोधी रिखोला को युद्ध के लिए भेजा। तो जब वो युद्ध जीत के आए तो कार्तिक मास में दीपावली में नहीं पहुँच पाए, तो उसका ठीक 1 महीने बाद जब वो युद्ध जीत करके आए तब राजा ने उनकी खुशी में पूरी टिहरी रियासत में बगवाल का ऐलान किया। तब से हमारी वहीं काशीपुर के द्रोणा सागर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से नजर आ रही तेंदुए को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पकड़ लिया है। द्रोणाचार्य के सामने गोभीषण तिल इलाके से लगातार तेंदुए की शिकायतें मिल रही थी, जिससे स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया था। वन विभाग की टीम, जिसका नेतृत्व देवेंद्र सिंह रजवार कर रहे थे, उन्होंने पिंजरा सक्रिय कर तेंदुए को सुरक्षित रूप से पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये कार्रवाई क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। वन विभाग की त्वरित और कुशल कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है। वहीं रामनगर में कंडी मार्ग को पुनः खोलने और इसके निर्माण की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। इस बीच राज्य निर्माण आंदोलनकारी पीसी जोशी व अन्य वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय को उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक बताते हुए ये कहा कि देश भर के लिए राष्ट्रीय अभयारण्यों के लिए एक सम्मान नीति बनाने और स्थानीय हितों को प्राथमिकता देने का आदेश कंडी सड़क के पुनर्जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की उदासीनता और संरक्षणवादियों के दबाव के कारण जनता को आज भी देहरादून आने जाने के लिए यूपी मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। दिसंबर में आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कहा था कि भी एक पॉलिसी ऐसी जो आज तक का जो इनका बहाना ये चलता था, क्योंकि इतनी सारी चीजें तो लोगों को मालूम नहीं थी। ये पूरा एक कंपाइलेशन है, जितने भी आपके वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट हैं, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट हैं, एनर्जी के डिपार्टमेंट हैं, ये सारे चीज़ों का उसमें वो उन्होंने किया है। उनके सबके ऑब्जर्वेशन के बाद में ये डिसीजन उन्होंने दिया हुआ है। और ये 17 नवंबर को जो ये फैसला लिया है, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारे लिए है। तो उसके अलावा भी हम जितने भी रामनगर क्षेत्र के हमारे लोग हैं, पत्रकार हैं, आंदोलनकारी सारे लोग हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये मैसेज आप लोगों को अपने स्तर से भी सरकार को पहुंचाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों को इसमें हमको रिलीफ मिले। में गए 2020 में हम कोर्ट में गए, यहाँ की सरकार नहीं गई। 18 में ये बंद कर दी थी, एक बस चलती थी जीएमओ की, वो भी बंद कर दी थी। 2 साल तक हम इंतजार करते रहे, सरकार जाएगी, सरकार नहीं गई कोर्ट में। फिर हमको जाना पड़ा मजबूरन, क्योंकि हमारे पास में दस्तावेज थे, हमने आंदोलन भी किया था, सारे हम लोग साथी थे। तो इसलिए हम 2020 में जब हम गए तो सारे दस्तावेज हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने वो सारी चीज़ें रखी। तो उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस करने के बाद ये सारा जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि भी जितने भी अभयारण्य हैं उसमें के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए और स्थानीय उसमें लोगों के लिए इसमें यातायात। वहीं बागेश्वर में नवनिर्वाचित कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। बागेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक ललित फरसवान और पूर्व जिला अध्यक्ष भगत दसीला और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने मिशन 2027 के तहत दोनों विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखते हुए ये कहा कि आगामी 1 वर्ष में संगठन को बूथ और ब्लॉक स्तर पर सशक्त किया जाएगा। जल्द ही जिला व ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार भी उनका करता हूँ कि एक नया प्रयोग कांग्रेस द्वारा किया गया, राहुल जी द्वारा किया गया संगठन सृजन का, और उसके तहत लक्ष्य रखा गया था हमारे रायपुर अधिवेशन में कि समाज के हर वर्ग, हर उम्र, सबको कांग्रेस संगठन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और आज जो प्रदेश की हमारी जो टीम मिल रही है 26 जिला अध्यक्षों की, जो हमारे सांगठनिक जिले हैं,
उसमें हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को, हर क्षेत्र को एक सामाजिक इंजीनियरिंग का एक नमूना है जिससे सारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और मैं बागेश्वर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक नौजवान अर्जुन भट्ट जी को, जो पहले से ही कांग्रेस के लीडर रहे हैं, संगठनकर्ता भी हैं, उनको ये दायित्व दिया गया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी स्वागत भी करता हूँ। के अंदर हम लोग कार्यकारिणी बना देंगे और उसमें हमारे सीनियर लीडर, मेरे मार्गदर्शक के तौर पर, मेरे बड़े भाई के तौर पर भगवत सिंह डेसिला जी से अपना सामंजस्य बैठाकर कमेटी को बनाएंगे और जल्द ही हम उसकी घोषणा भी करेंगे। 2027 को लेकर हमारा विजन ये रहेगा, सबसे पहले तो हमने बूथ कमेटियों को मजबूत करना है, बूथ कमेटियां बनानी है, जो निष्क्रिय हैं उनको सक्रिय करना है और भाई भगवत सिंह डेसिला जी के नेतृत्व में हमने आगे बूथ जाकर उनको रिचार्ज करने का काम करना है और सारे पुराने जो कांग्रेसी हैं उनसे संपर्क के साथ हम 2027 का चुनाव जरूर पता करेंगे। अल्मोड़ा जिले के ढबरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास खेलते बच्चों ने जंगल में संदिग्ध पदार्थ देखे, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने थाना सल्ट को सूचना दी और इस बीच पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और 161 जिलेटिन रॉड बरामद की है। बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सैंपल संग्रहित किए। अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि जिलेटिन रॉड किसके द्वारा और किस उद्देश्य से लाई गई थी। एसएसपी अल्मोड़ा ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। ये हमारे सल्ट थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें मांडीला के पास में डबरा गांव पड़ता है। डबरा गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में बीडीएस को भी वहां पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहाँ, क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है, उसमें टीमें अपना काम करें। तो चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।